नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे भारत के मिशन अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद उस पर दबाव बनाने के लिए भारत नई रणनीति बनाने में जुटा है। भारत अन्य स्टेक होल्डर के साथ मिलकर अगले महीने एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत, रूस, अमेरिका और कई आसपास के देशों के संपर्क में है। कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाने वाले देशों की तरफ से अंतिम पुष्टि का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार भारत ने प्रस्ताव दिया है कि सम्मेलन 10 या 11 नवंबर को आयोजित किया जाए। हालांकि तालिबान को सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने की अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक भारत ने इस साल मई में भी तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान की भागीदारी के साथ इसी तरह के एक सम्मेलन की योजना बनाई थी। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से यह प्लान धरा रह गया। तालिबान के कब्जे करने के साथ स्थिति अब बहुत अधिक मुश्किल हो गई है। 20 अक्टूबर को मॉस्को प्रारूप वार्ता करेगा। इसके लिए रूस ने पहले ही की तरह भारत को भी आमंत्रित किया है। मॉस्को प्रारूप से ठीक पहले रूस की विस्तारित तिकड़ी, जिसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं, की भी बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत को अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए मॉस्को फॉर्मेट में सम्मिलित होने का न्योता मिला है। इस बीच रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि युद्ध में महारत हासिल किए हुए इराकी और सीरियाई आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य नहीं हैं। इराक और सीरिया के आतंकी, जिन्हें सैन्य ऑपरेशंस में महारत हासिल है, यहां तेजी से घुस रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि आतंकी पड़ोसी देशों में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। आतंकी सीधे तौर पर सीमा विस्तार की भी कोशिश कर सकते हैं। पुतिन ने लगातार चेतावनी दी कि चरमपंथी समूह अफगानिस्तान संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अफगान रेफ्यूजी बनकर पूर्व सोवियत देशों में दाखिल होने का है। वहीं तजाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख सेम्योमिन यतीमोव ने कहा कि उन्होंने नोटिस किया है कि अफगानिस्तान से उनके देश में ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद की तस्करी करने की कोशिशों में इजाफा हुआ है। बहरहाल सवाल अब यह है कि भारत की तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी। क्या पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करना सही है? क्या तालिबान को न्योता दिया जाना चाहिए? मिशन अफगानिस्तान को सफल बनाने के लिए भारत को किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? क्या अमेरिका और रूस से कारगर सहयोग मिल पाएगा? करेंगे हम विश्लेषण विशेषज्ञों के साथ। लेकिन जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में मेजबानी करेगा भारत इस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें तमाम देशों को भी इनवाइट किया गया है, क्या पाकिस्तान को भी ऐसे में न्योता दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है अभी, क्योंकि तालिबान को नहीं बुलाया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब यह देखना होगा कि क्या कुछ अहम कदम यहां पर उठाए जाते हैं ताकि इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल किया जा सके, इसे सफल बनाया जा सके। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने में कितना अहम होगा भारत, और ये जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसका कितना फायदा पहुंचेगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। आपको बता दें कि तालिबान को सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो उन तमाम पड़ोसी देशों के साथ क्या पाकिस्तान को भी इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया जाएगा, अब यह भी देखने वाली बात होगी। जानकारी के मुताबिक भारत ने पहले इसी साल मई में तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान की भागीदारी के साथ इसी तरह के एक सम्मेलन की योजना पहले बनाई थी मई में। हालांकि कोरोना की जो दूसरी लहर है, इस वजह से ये जो पूरा प्लान था ये इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, धरा का धरा रह गया। अब तालिबान के कब्जे में आ गया है अफगानिस्तान, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल जरूर आ सकती है इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने में, क्योंकि तालिबान को बुलाने का प्लान फिलहाल भारत का नहीं है। वहीं 20 अक्टूबर को मॉस्को प्रारूप वार्ता भी भारत करेगा। इसके लिए रूस ने पहले की तरह भारत को भी आमंत्रित किया है। मॉस्को प्रारूप से ठीक पहले रूस की विस्तृत
तिकड़ी जिसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं की भी बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत को अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए मॉस्को फॉर्मेट में सम्मिलित होने का न्योता मिला है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि युद्ध में महारत हासिल किए हुए इराकी और सीरियाई आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और अगर इस तरह से ये जो आना है आतंकियों का अफगानिस्तान में जारी रहा तो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बल्कि ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। इराक और सीरिया के आतंकी जिन्हें सैन्य ऑपरेशंस में महारत हासिल है, यहां तेजी से घुस रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खतरे की घंटी हो सकता है अगर अहम कदम नहीं उठाए गए तो विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार ओझा, इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिज विनोद दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ फोन लाइन पर हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट दीपक वोरा भी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो विनोद दत्ता जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, अब भारत इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ये कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम देशों को इनविटेशन दिए गए हैं, क्या पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा? ये प्रश्न आपने किससे पूछा है? जी विनोद दत्ता जी से। अच्छा, ओके जी, समझ लीजिए। अच्छा, जायरा जहेद जी। मेरा ये मानना है कि भारत को पाकिस्तान को भी मेजबानी में बुलाना चाहिए क्योंकि डिस्कशन में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें अपने जो जितने भी नेगोशिएशंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको खुला रखना चाहिए, वार्ताओं को खुला रखना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स हों, चाहे मिलिट्री चैनल्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल या एपेक्स लेवल के चैनल्स हों, क्योंकि पाकिस्तान का एक अहम रोल है और साउथ वेस्ट एशिया में अगर हमें शांति लानी है तो पाकिस्तान का जो रोल है उसको डिफाइन किया जाना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि अगर इसमें कोई स्लिपेजेस होती हैं या वो दहशतगर्दी का साथ देता है तो वो पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसा नासूर बन जाएगा जिसे पाकिस्तान कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा जी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से दहशतगर्दी एक कैंसर की तरह फैल रही है उसमें सारा पाकिस्तान वो पूरा उसके जद में आ जाएगा। तो उनको ये बुला के ये वाजे करना, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बताना और जो एक्शन जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं या वर्ल्ड की जो पावर्स हैं या जिस तरह के गठबंधन या समीकरण उभर के आ रहे हैं वो पाकिस्तान को एक बार ऑन ए फॉर्मल टेबल ये बताना पड़ेगा कि भाई ये सारी जो शक्तियां हैं वो एकजुट हो गई हैं और अब वो कम्युनिटी को या विश्व को इस दहशतगर्दी के गर्त में नहीं जाने देंगे। तो मेरा अपना ये अनुमान है कि पाकिस्तान को बुलाना चाहिए इन वार्ताओं के लिए और उसको उसके दो फायदे होंगे जी। एक तो उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि दे मस्ट एक्सरसाइज ऑप्शन, जो भी उन्होंने करना है। दूसरी चीज, उनको यह भी बताया जाएगा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि अमीर अब्दुल्ला, आप ये देखिए, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनको ये बता देना बिल्कुल जरूरी है कि वतन की फिक्र कर नादां, वतन की बर्बादी आने वाली है, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल ऑब्लिवियन है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी क्या दिशा है, उसकी क्या दशा है। आप ये देखिए, जिस तरह का डेट, जिस तरह का लोन, जिस तरह की वहां की जो माली हालत है वो इतनी खराब हो चुकी है। 2018 के बाद आप देखिए 22 बार इमरान खान ने वर्ल्ड बैंक या इस तरह के जो इमदादी इंस्टीट्यूशंस है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे गुहार लगाई है। 4 करोड़ बच्चे आपके स्कूल नहीं जाते हैं और ये सब चीजें दहशतगर्दी की वजह से हो रहा है। और जो अफगानिस्तान में जिस तरह के सूरत हाल है उसका जो असर है वो पाकिस्तान पे काफी देखा जाएगा और एशिया में भी उसका इंपैक्ट होगा। और जो बाकी के देश हैं, चाहे वो चाइना हो,
चाहे रशिया हो या और जो कंट्रीज हो, वो भी अपने आप को इंसुलेटेड महसूस न करें, क्योंकि ये आग जब फैलती है तो ये चौतरफा रूप लेती है। जी अब बिल्कुल अब देखना यही होगा कि आखिर भारत की तरफ से पाकिस्तान को न्योता दिया जाता है तो पाकिस्तान का क्या रुख होता है, इस बात को लेकर क्या वो यहाँ पर आता है। दीपक बोरा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम पाकिस्तान को न्योता देते हैं और पाकिस्तान आता है यहाँ पर, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि आतंकियों को पनाह देता आया है पाकिस्तान, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल करके कुछ नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। दीपक बोरा जी, आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके चैनल पर आता हूँ, आपसे सीखता हूँ, आप विशेषज्ञ हैं उनसे सीखता हूँ। हम लोग डिप्लोमेसी में हैं, मुझे 48 साल हो गए और अभी गिनती जाहिर है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं इन्विजन नहीं आ सकता क्योंकि बहुत रिमोट एरिया में हूँ जहाँ कनेक्शन बहुत कम है। सबसे पहली चीज, मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक खूबसूरत चेहरे को आप नहीं देख पाएंगी, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग डिप्लोमेसी में हैं। हम लोग ये बात नहीं करते ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम लोग हकीकत देखते हैं। इस समय अफगानिस्तान की मौजूदा हकीकत क्या है? नंबर 1, किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। दूसरा, उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है। तीसरा, उनके पास खाने को नहीं है। अब जो कॉन्फ्रेंसेस की आप बात कर रही हैं मैम, पिछले 12 महीने में 8 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं अफगानिस्तान पे। परिणाम 0 से कम 0, क्योंकि जो देश है जो इन कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं उन सबका अलग अलग इंटेंशन है, उनके इरादे अलग है। पाकिस्तान क्या चाहता है? बचपन से जब से उसकी पैदाइश हुई पाकिस्तान की, मुझे स्ट्रेटेजिक डेस्क चाहिए। अगर भारतीय सेना मुझे 2 झापड़ मारेगी तो मैं जाके अफगानिस्तान में छुप जाऊंगा। दूसरा, जिसको हम डूरंट लाइन कहते हैं, जो बॉर्डर नहीं है उसको बॉर्डर माना जाए। और तीसरा, दुनिया मुझ पर प्रेशर डाल रही है कि आतंकी कैंप बंद करो, मैं उनको अफगानिस्तान में भेज दूंगा। रूस क्या चाहता है? रूस तो मार खा चुका था वहां पे, 10 साल के बाद छोड़ के वहां से चले गए। अब डरता है कि जो उसके 5 स्थान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एक्सेट्रा, 5 मुस्लिम जो उसकी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थी, वहां पर अगर आतंक फैला तो हो सकता है कि चटनी और इधर उधर इंगुशेटिया वगैरह में भी वहां से पहुंच जाए। रूस का ये मेन कंसर्न है। चाइना क्या चाहता है कि जो शिनजियांग में दंगा होगा वीगुर्स का, तालिबान उसका समर्थन ना करे। हम लोग क्या चाहते हैं? एक शांतिपूर्वक अफगानिस्तान जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट ना करे। अमेरिका क्या चाहता है? किसी न किसी तरह से फिर से मेरा दबाव बना रहे, और अगर तालिबान कुछ नौटंकी करेगा, मैं पाकिस्तान को बचाने की आइडिया से आऊंगा वहां पर और चीन को भी ठोकूंगा बीच में शिनजियांग में। तो सबके जब इरादे अलग होते हैं तो कैसे कोई कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो सकती है? अब आपने ये प्रश्न पूछा है कि पाकिस्तान को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए, उनका एक ही चीज है, किस तरह से हम भारत को तंग कर सकते हैं। ऑब्सेशन, कंपल्सरी, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, किसी न किसी तरह से जो भारत करता है उसकी हम मुखालफत करेंगे। अगर आप, मैं तो अभी मेरे दोस्त है वहां पर मैम, मेरी बातचीत होती रहती है। अगर एक देश पॉपुलैरिटी स्टेट में आप पूछे, आम अफगानिस्तानी से पूछे कि कौन से देश को आप पसंद करते हो, बिना संकोच के वो कहेगा भारत। भारत ने हमारी मदद की है, हमारे लोगों की मदद की है। सरकार कोई भी हो, उसने कभी भी दबाव डालने की या खेल खेलने की कोशिश नहीं की। आपको याद होगा ब्रिटिश उसे ग्रेट गेम कहा करते थे और रशियन कहा करते थे टूर्नामेंट ऑफ शैडोज। हम इसमें शरीक नहीं होते, सिर्फ वहां पे शांति हो एंड द पीपल शुड बेनिफिट। एक आखिरी चीज बता देता हूं मैं, आज सुबह मैं बात कर रहा था अपने एक मित्र से जो अफगानिस्तान के हिस्से में रहते हैं। 1 किलो चावल, सुनिएगा, 1 किलो चावल भारतीय रुपए में 350 रुपए है। कैसे हम लोग गुजारा, कैसे वहां के लोग गुजारा करेंगे? इसीलिए वहां पर आप देखेंगे, और दंगा अभी जो मॉस्क हुई, शिया मॉस्क में कंधार में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हो गए। घोड़े पर बैठकर किसी देश पर काबू करना आसान है, घोड़े से उतरकर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। चंगेज खान ये क्या था? जी बिल्कुल दीपक जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है अफगानिस्तान की वो बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है। जितेंद्र कुमार ओझा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जी जाहिर तौर पर आपसे जानना चाहूंगी जितेंद्र कुमार ओझा जी कि अब जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होनी है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। पहले ये मई में होनी थी, तब वहां पर तालिबान का कब्जा नहीं था, मगर अब तालिबान का कब्जा वहां पर हो गया है। ऐसे में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है भारत को? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कॉन्फ्रेंस की अपनी लिमिटेशन है। कॉन्फ्रेंस बातचीत होते रहनी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी क्यों न हो। लेकिन हम अगर ये उम्मीद करते हैं कि कॉन्फ्रेंस से सोल्यूशन निकल जाएगा, तो
हमारे पिछले पैनलिस्ट दीपक बोहरा साहब ने, जिनके मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंसेस होते रहे, कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट तक कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। सामने ये करना पड़ेगा कि ये क्षेत्र भारत को अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। ये हमारा क्षेत्र है। सिविलाइजेशनली देखा जाए तो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या तिब्बत हो या पूर्वी तुर्किस्तान हो, किसी समय ये भारतीय सभ्यता के हिस्सा हुआ करते थे यहाँ से आगे तक। तो पहले तो हमें इस तरीके से सोचने की जरूरत है कि कैसे हम इसको करें। पाकिस्तान को, चीन को, किसी को कुछ भी आप समझा लें, उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना है। पाकिस्तान में फिलहाल जो मिलिट्री सिंडिकेट जो सत्ता पे काबिज है, वो अपराध करती है ऑर्गेनाइज क्राइम में, ड्रग ट्रैफिकिंग में, अफगानिस्तान में हो या वहाँ के संसाधनों को चीन को बेच देने में या किसी को बेच देने में वो विश्वास रखते हैं। एक्सटॉर्शन, ये सारे जगह आप देखिए कि दुनिया भर के जितने स्ट्रीट गैंगस्टर के साथ जो है इंसर्जेंट और टेररिस्ट ग्रुप को तो वो लिए हुए ही हैं, चाहे वो आईसिस खुरासान हो या तालिबान हो या अफगानी नेटवर्क हो या कुछ भी, अलकायदा हो, सबके साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो वो एक ऐसा गिरोह है, मैं समझता हूँ कि वो सरकार तो है ही नहीं, न स्टेट है, हमें उसकी वास्तविकता को जानने की जरूरत है। वो गिरोह हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान से उसका कब्जा बना रहे, और अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट एक बहाना है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट तो है, लेकिन आखिर अफगानिस्तान के रिसोर्सेज पे वो नजर लगाए हुए हैं। और जो तालिबान है उसको जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो तो एक आतंकी संगठन है जिसने किसी तरीके से पूरे अफगानिस्तान को में कब्जा कर लिया और वो पाकिस्तान के पिट्ठू बन के रह रहे हैं। और जो पाकिस्तान का सिंडिकेट वो चीन का पिट्ठू बना हुआ है। चीन समझता है कि जो आतंकवाद वो इस क्षेत्र में फैला रहा है, उस आतंकवाद का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। चीन ने अपने भीतर एक सर्वेलेंस क्रिएट कर लिया है। अगर गुंजाइश भी होती है कि लोग नॉर्मल इस्लामिक तरीके से पूजा इबादत करना चाहते हैं, तो वो उनको पकड़ के जेल में बंद कर चुका है, उसके परिवारों का अपहरण कर चुका है और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बच्चों तक को भेज रखा है। तो चीन आश्वस्त है कि इस्लामिक आतंकवाद से उसको कोई खतरा नहीं है। वो इस्लामिक आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी है उसका वो इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके अपना वर्चस्व बढ़ाएगा। अमेरिका का है कि अमेरिका बहुत सालों तक कंफ्यूजन में रहा, अपने सत्ता की अहम में कंफ्यूजन में रहा, या कभी वाकई कंफ्यूजन आ गई तो उस कंफ्यूजन में उसमें क्लैरिटी नहीं रही। मैंने कई दफे आपके चैनल पे भी कहा कि जहां कहीं दिक्कत होती है अमेरिकी तो वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो कुछ देर से पहुंचते हैं और उस जगह को बॉम्ब करते हैं जहां दिक्कत नहीं हो रही होती है। तो सारी दिक्कत की जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को उन्होंने बॉम्ब करना चाहिए था, पाकिस्तान की जो सोच है उसको बॉम्ब करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं सोचता कि बातचीत से बहुत बड़ा ये होगा। भारत को अपनी एक कैपेसिटी बनाने की जरूरत है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और रेडिकलिज्म को किस तरीके से क्रश किया जा सकता है। भारत का मिशन अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में कॉन्फ्रेंस होनी है, यहाँ पर तमाम पड़ोसी देशों को भी बुलाया जाएगा, तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल मैं आपसे लूंगी विनोद दत्ता जी कि अब जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी, क्या लग रहा है अफगानिस्तान पर दबाव बनाने में भारत कितना कामयाब रह सकता है इसके जरिए? देखिए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां तालिबान को ये साफ मैसेज जाएगा, क्योंकि जिस तरह के आप ये देखिए जो गठबंधन हो रहे हैं, या आपने देखा होगा कि ईरान का जो रवैया है अफगानिस्तान के खिलाफ, या जो रूस का जो रवैया है जी, वो भी एकदम बदलता जा रहा है। और अफगानिस्तान को सबसे पहले जिस चीज की दरकार है या जिस चीज की जरूरत है वो है पैसा, रिकॉग्निशन। और जिस तरह देखिए बोरा साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी है या उनकी जो पकड़ है इंटरनेशनल अफेयर्स पे वो बहुत ही अच्छी है, कि उन्होंने ये बताया कि देखिए आप हुकूमत छीनना एक अलग बात है, हुकूमत चलाना मुख्तलिफ चीज है। क्योंकि आप हुकूमत चलाने के लिए आपको वर्ल्ड ओपिनियन साथ लेना पड़ता है, रिकॉग्निशन होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप बंदूक के जोर पे बहुत ज्यादा दिन तक आप हुकूमत नहीं कर सकते। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हमारे यहाँ गुजराल डॉक्ट्रिन एक बार आई थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनका यह कहना था कि नेबरहुड पॉलिसी में जो रेसिप्रोकल बेनिफिट्स हैं वो देखे जाते हैं। तो उसके तहत अगर देखिए, क्योंकि अगर हम इस जो अभी सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स हैं उनको हम कंटेन नहीं करते हैं, तो आप ये देखिए उनके जो फाइनेंशियल गेन्स का जो जरिया है वो है ड्रग्स और मादक पदार्थ, और तो उनके यहाँ कुछ होता नहीं है। और उसका जो सीधा मार्केट है, देखिए आप किसी भी इकोनॉमी को देख लीजिए,
सब जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनका जो कंज्यूमर सेंट्रिक बेस है वो इंडिया में है। और मादक पदार्थ और ड्रग्स का भी इंडिया में काफी अच्छा मार्केट है। मैं उसे बड़े नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और अफगानिस्तान आईएसआई के द्वारा इसको एक्सप्लॉइट करेगा, तो हमें इसके बारे में चौकन्ना रहना है। हाल ही में आप देखिए, जो अपनी जो होम मिनिस्ट्री थी, उसने अभी जो अपना बीएसएफ को जो अधिकार दिए हैं, जिसके अंदर वो उनको स्पेशल पावर्स दिए हैं बीएसएफ को, वो एक स्टेप है इस डायरेक्शन में। तो हमें अपना जो है अफगानिस्तान में जिस तरह का सूरत हाल है, क्योंकि देखिए अगर साउथ वेस्ट एशिया में शांति चाहते हैं आप, अमन चाहते हैं, तो अफगानिस्तान को पीसफुल रहना पड़ेगा। और उसका जो इम्पैक्ट है वो भारत में भी देखा जाएगा, क्योंकि जहां दहशतगर्दी, और देखिए विश्व स्तर पे दो चीजें और मैं बताना चाहता हूं कि जब तक जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि जो दहशतगर्दी है और जो अपनी डोमेस्टिक इंसर्जेंसी है, उसको अलग अलग चश्मे से हमें देखना होगा, अलग अलग नजरिए से देखना होगा। जी जी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और अगला सवाल मैं दीपक वोरा जी आपसे ये पूछना चाहती हूं कि इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए आखिर हमें सावधानी की किस तरीके से हमें बरतनी चाहिए? क्या अमेरिका और रूस से कारगर सहयोग हमें मिल पाएगा क्या? इन दोनों देशों का, जैसा अभी आपके दो विशेषज्ञ कह रहे थे, सबके इरादे, सबकी पॉलिसी अलग है, कोई कन्वर्जेंस नहीं है। हम शांतिपूर्वक अफगानिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता। चाइना कहता है कि भाई मुझ पे हमला मत करो, बाकी जाके दुनिया को पीटो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं पैसे भी दूंगा। रूस कहता है कि देखो पास आ जाओ, जो पाकिस्तान है फॉर्मर सोवियत स्टेट, उनमें कुछ मत करना। मेरा जो तजुर्बा है वेस्ट अफ्रीका में, जहां पर मैं सलाहकार हूँ कई सरकारों का, कि जहां पर गवर्नेंस वैक्यूम होता है वहां पे आतंकी घुस जाते हैं। अभी आपने रिपोर्ट में बताया था कि इराक के, सीरिया के, दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। सोमालिया में भी हमने यही देखा है, मॉरिटेनिया में देखा है, माली में देखा है, कैमरून में देख रहे हैं, नाइजीरिया में देख रहे हैं। जहां पर हुकूमत जो है पीछे हट जाती है, वहां ये आतंकी आते हैं। ये ढूंढते हैं ऐसी जगह। ये आप जानते हैं आईएस की शुरुआत भी वहां पर हुई थी, फूला था उन एरियाज में। तो अफगानिस्तान में अगर ये वैक्यूम रहा तो आतंक जरूर आएगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, जो करोड़ों लोग आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जब तक हमारे पास ब्रिगेडियर साहब जैसे भारत के पास सिपाही हैं और ओझा साहब जैसे विशेषज्ञ हैं, आपको खास करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत पुरानी अमेरिकी कहावत है, जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी बात करना लड़ने से कहीं बेहतर है। तो कॉन्फ्रेंस जरूर करिए, लेकिन उसका परिणाम तभी आएगा। जो सबसे बड़ा स्पॉइलर इन चीज है पाकिस्तान, अगर उसकी नीयत में परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन मैं माफी चाहता हूँ ये कहने के लिए, हम देख नहीं रहे, क्योंकि उसका जीवन आधारित है भारत को तंग करने पे, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। वो कहता है आई एम द डिफेंडर ऑफ इस्लाम, बट हिज फिलॉसफी इज आई एम द ट्रबलर इन चीफ ऑफ इंडिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप बताइए ऐसे में कॉन्फ्रेंस का क्या रिजल्ट हो सकता है? जी जी जी, बिल्कुल। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो रवैया है हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। एक आखिरी सवाल जितेंद्र कुमार ओझा जी आपसे मैं ये लेना चाहूंगी कि तमाम देशों को बुलाकर कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर कर ली जाएगी, लेकिन क्या लग रहा है कि डिस्कशन के बाद भी तमाम फैसले भी लिए जाएंगे, तमाम मंथन भी होगा, क्या कुछ नतीजा इसका अहम निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ बातचीत से नतीजा नहीं अहम निकलेगा, लेकिन फिर भी रशिया के साथ जो है हमारे अभी संबंध संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है सेंट्रल एशिया में चीन अपना वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है, जो वो रशिया का बैकयार्ड माना जाता था। एक समय में सोवियत रशिया का हिस्सा हुआ करता था। तो भारत के पास अभी कई एक इनिशिएटिव है। ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। तो ईरान और रशिया को जो है हम अगर साथ में लें तो निश्चित रूप से कुछ हमें प्रोग्रेस मिलेगा, कुछ एडवांटेज होगा। लेकिन ऐसे समस्याओं का समाधान कभी भी बातचीत से नहीं निकल सकता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वॉर है। इस कॉम्प्लेक्स वॉर में अमेरिका जैसे देश को जो है 20 साल के बावजूद शिकस्त मिली है। तो हमारे सोचने का, लड़ने का तरीका कुछ अलग होगा। कन्वेंशन वॉर ये बहुत अलग है। तो मैं समझता हूँ कि बातचीत के साथ साथ जो है दूसरी जगह की भी जो कैपेसिटीज है कि हम ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे दुनिया भर में कर करें, पाकिस्तान में कैसे हम परिवर्तन लाए। ये नहीं कि पाकिस्तान में बातचीत करें, पाकिस्तान से कैसे ये मिलिट्री सिंडिकेट निकले और वहां पे कोई ऐसी इंसानी सरकार आए जो रेडिकलिज्म और क्राइम पे भरोसा नहीं करे। क्योंकि
यहाँ पे फिलहाल जो मिलिट्री से एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान के, उसको कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जिए या मरे। उसका मुख्य मकसद है कि कैसे वो अपने आप को सत्ता में काबिज रखे, और उस सत्ता में काबिज रखने के लिए दुनिया भर की ताकतों के साथ वो खास करके अथॉरिटेरियन पावर के साथ समझौता करना चाहती है। तो मैं सोचता हूँ कि बातचीत तो चलनी चाहिए, लेकिन बातचीत का एक और मुद्दा होना चाहिए कि रेडिकलिज्म और टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पाकिस्तान में कैसे खत्म हो और पाकिस्तान की मिलिट्री कैसे बैरक में जाए, वहाँ एक इंसानी सिविलियन गवर्नमेंट आए जिसका मकसद जो है वहाँ के लोगों का ध्यान रखना और दुनिया भर में शांति फैलाना। मैं सोचता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ साथ इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए और भारत को रूस और ईरान दोनों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है और अमेरिका को समझाने की जरूरत है कि देखिए ये हमें करने दीजिए, ये करने देने से आपकी भी सुरक्षा मजबूत होगी और ये रीजन भी मजबूत होगा और चीन का वर्चस्व भी कम होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत अहम बातें आपने यहाँ पर बताई हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, तभी सक्सेसफुल हो सकती है ये कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।